जैसा हमने पिछले क्लास में वाकाटक राजवंश के बारे में यानी अध्याय 21 को हमने देखा। 21 अध्याय कौन सा था? वाकाटक राजवंश। ठीक है, उसी प्रकार उसी अंदाज में आज हम अपनी क्लास चालू कर रहे हैं 22वां अध्याय। कौन सा वो अध्याय है? 22वां अध्याय, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, फिर इसके बाद हम अपना 23वां क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, 23वां अध्याय अपना चालू होगा। ठीक है, आज हम 22वां अध्याय को देखते हैं। इसमें एक ही वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं पे हम शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिए। पुष्यभूति वंश। गुप्त वंश के पतन के पश्चात यानी बाद में पुष्यभूति वंश ने हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर में एक नवीन राजवंश की स्थापना की। लिख लीजिए। ठीक है, पुष्यभूति वंश हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर में एक नवीन राजवंश की स्थापना की। कहाँ पे हुई? स्थान का नाम लिख लीजिए, जिसे पुष्यभूति वंश कहा गया। ठीक है, पुष्यभूति वंश कहा गया। पुष्यभूति वंश संस्थापक प्रभाकर वर्धन। ठीक है, इनके आप शासनकाल को लिख लीजिएगा 580 से 650 ई तक। ठीक है, इनके 2 पुत्र तथा 1 पुत्री हुई। ठीक है, जो उनके पहले पुत्र थे इनका नाम था राजवर्धन। ठीक है, और दूसरे पुत्र का नाम हर्षवर्धन। ठीक है, और जो इनकी पुत्री थी उनका नाम राज्यश्री। ठीक है, चलिए, जो कन्नौज के शासक थे, शासक ग्रहवर्मा से उनकी पुत्री का विवाह हो गया। ठीक, प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता थे। ठीक, और प्रथम प्रभावशाली शासक थे। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती। ठीक, नोट करते हुए चलिए, जिससे 2 पुत्र हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और 1 पुत्री राज्यश्री पैदा हुई। राज्यश्री का विवाह मोखई वंश के ग्रहवर्मा से हुआ। ठीक है, प्रभाकर की बीमारी से आहत होकर यशोमती ने आत्मदाह कर लिया। यशोमती कौन थी? प्रभाकर वर्धन की पत्नी। ठीक है, मालवा के शासक देवने गौड़ बंगाल शशांक की सहायता से ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ठीक है, लिख लीजिएगा, शशांक ने राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। ठीक है, जो उनके पुत्र थे। गौड़ शासक शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, जो गौड़ शासक शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया और गंगा में फिकवा दिया था। ठीक है, हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में 606 ई में राजगद्दी पर बैठे। ठीक है, हर्ष ने कन्नौज व थानेश्वर पर अधिकार कर अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। ठीक है, लिखते हुए चलिए, ये लिखिए कि हर्षवर्धन कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे? आप बोलेंगे 16 वर्ष की अवस्था में बैठे। कब? 606 ई में राजगद्दी पर बैठे। हर्ष ने कन्नौज व थानेश्वर, 2 जगह का नाम है, कन्नौज व थानेश्वर पर क्या अधिकार कर अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को। किसको? कन्नौज को। क्योंकि हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। पराजित मतलब हरा देना। हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत को विजित किया। हर्ष ने संभवतः शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। जब दक्षिण भारत अभियान किया, हर्ष ने समय मथुरा सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आप बताएंगे कि मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ।
चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ किसके साथ? हर्षवर्धन के साथ, जिसमें हर्ष पराजित हुए। यह जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? ठीक है, क्या जानकारी है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष पराजित हुए। ठीक है, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? आप बोलेंगे कि ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। नोट करते हुए चलिए। हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री हेनशांग बौद्ध ग्रंथ की तलाश में भारत आया। ठीक है, नोट कर लीजिए। हर्षवर्धन के दरबार में 643 व 645 ई में दोनों चीनी दूत आए। ठीक है, कब आए? 643 व 645 ई में। ठीक है, दोनों चीनी दूत आए। हेनशांग भारत स्थल मार्ग से आया, वह स्थल मार्ग से ही वापस गया। चीनी यात्री हेनशांग बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने भारत आया था। ठीक है, और किसकी तलाश में आया था? बौद्ध ग्रंथों की तलाश में हेनशांग चीनी यात्री भारत आया। ठीक, हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे। ठीक, नोट कर लीजिए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे, परंतु चीनी यात्री हेनशांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया तथा स्वयं पूर्ण बौद्ध बन गए। ठीक है, नोट करते हुए चलिए। हेनशांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन व अध्यापन किया। कौन से विश्वविद्यालय में? आप कहेंगे नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक, दक्षिण भारत की यात्रा की। यह वह पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम का उल्लेख भी करते हैं। ठीक, चीनी यात्री हेनशांग ने भीनमाल की यात्रा की। भीनमाल की यात्रा किसने की? चीनी यात्री हेनशांग ने भीनमाल की यात्रा की और इसे 2 बार लूट गया। ठीक है, परंतु फिर भी वह हर्ष के शासन की प्रशंसा करता है। हेनशांग की शाक्य मुनि यात्रियों का राजकुमार। क्या लिखा है कि हेनशांग को शाक्य मुनि यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित कहा जाता है। नोट कीजिए, हेनशांग को क्या कहा जाता है? इक्वल टू डाल के लिखिए, शाक्य मुनि यात्रियों का राजकुमार, और दूसरा क्या कहा जाता है? नीति का पंडित कहा जाता है। ठीक, चीनी यात्री हेनशांग की यात्रा का वृत्तांत क्या कहलाता है? लिख लीजिए। चीनी यात्री जो हेनशांग थे उनकी यात्रा का वृत्तांत क्या कहलाता है? आप कहेंगे सी युकी कहलाता है। ठीक है, पहेली ने हेनशांग की जीवनी लिखी। किन्होंने हेनशांग की जीवनी लिखी? हेनशांग कौन थे? चीनी यात्री। ठीक, वहेली ने हेनशांग की जीवनी लिखी। ठीक है, हर्ष भी एक विद्वान शासक थे। ठीक, उसने नागानंद, रत्नावती व प्रियादर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना की। लिख लीजिए, नागानंद, रत्नावती और प्रियादर्शकी नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथ है। ठीक है, नाटक ग्रंथों की रचना किसने की? आप कहेंगे हर्षवर्धन ने। ठीक है, यह भी एक विद्वान शासक थे। वान भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि आप कहेंगे वान भट्ट। ठीक, उन्होंने हर्षचरित व कादम्बरी की रचना की। वान भट्ट जी ने हर्षचरित व कादम्बरी की रचना की। लिख लीजिए, वान भट्ट के गुरु भतशु थे। ठीक है, कौन थे? वान भट्ट के गुरु भतशु। हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष बाद प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाते थे। प्रश्न पूछ दिया जाए कि हर्षवर्धन द्वारा महामोक्ष परिषद के आयोजन कितने वर्ष में करवाया जाता था प्रयाग में? तो आप कहेंगे 5 वर्ष के बाद प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाया जाता था। ठीक,
तथा छठी महामोक्ष परिषद में हेनसांग ने हिस्सा लिया था। हेनसांग ने छठे महामोक्ष परिषद में हिस्सा लिया था। ठीक। हर्ष ने कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया। ठीक है, हर्षवर्धन ने कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया। लिखते हुए चलिए, जिसका अध्यक्ष कौन बने? हेनसांग को बनाया। लिख लीजिए, हेनसांग को बनाया। इसीलिए हर्ष को ब्राह्मणों के विरोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए हर्ष को ब्राह्मणों के विरोध का सामना करना पड़ा था। लिखते हुए चलिए, अगला क्या लिखा है? हर्ष के युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। लिख लीजिए, हर्ष के युद्ध व शांति का मंत्री कौन था? अवंती। हर्ष का महासेनापति सिंहनाद था। कौन थे? सिंहनाद। लिख लीजिए, हर्ष के सेनापति सिंहनाद। हर्ष के समय भूमि कर, कृषि उत्पादन का छठा भाग वसूला जाता था। हर्ष आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछ देगा कि हर्ष के समय में कृषि उत्पादन का कितना भाग वसूला जाता था, तो आप सीधा कह दीजिएगा छठा भाग वसूला जाता था। आगे क्या लिखा है कि 691 ई में हर्षवर्धन ने मगध राज की उपाधि धारण की। 691 में हर्षवर्धन ने किसकी उपाधि धारण की? मगध राज की। ठीक। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। यानी लिख लीजिए कि हर्षकालीन ताम्रपत्रों पर कितने करों का उल्लेख है? तो 3 करों का उल्लेख है। पहला भाग, भूमि कर और बलि और हिरण्य। ठीक है, लिखते हुए चलिए, हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्यांत्र जलयांत्र का वर्णन है। ठीक है, ये भी लिखते चलिए। सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबली धिकृत था। ठीक है, महाबलाधिकृत। ठीक है, नोट करिए कि सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन था? तो आप कहेंगे महाबलाधिकृत। ठीक है, आगे क्या है? हर्षवर्धन के समय महत्वपूर्ण अधिकारी। लिखिए, ऊपर हेडिंग डाल लीजिए कि हर्षवर्धन के समय महत्वपूर्ण अधिकारी कौन थे और उन्हें क्या कहा जाता था। उपारिक कौन होते थे? भुक्ति का प्रशासक। ठीक है, सिंहनाद मुख्य सेनापति होते थे और राज्य सेना का मुख्य अधिकारी कौन होते थे? स्कंदगुप्त। ठीक है, शांति एवं युद्ध का मंत्री अवंती। अश्वसेना का मुख्य अधिकारी बृहदेश्वर। मंत्री परिषद के मंत्री आमत्या। ठीक है, इसी प्रकार पुलिस अधिकारी तो आप कहेंगे दंडपाशिक। पैदल सेना का अधिकारी, ठीक है, बलाधिकृत। ठीक, कुंतल कौन होते थे? अश्वसेना का प्रधान अधिकारी को कुंतल कहा जाता था। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा 22वां अध्याय है यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अभी भी हमारे चैनल पे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण इस चैनल पे लॉन्ग वीडियो में 500, 550, 600 व्यूज़ आ रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। परंतु इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए कि जो भी कोई अपडेट आएगी आपके पास एकदम जल्द पहुंच जाएगी। ठीक है, अगले भाग में हम देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है, 23वां अध्याय। आज के लिए इतना ही।